हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सुनीता हिंदी साहित्य स्टडी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट, चंडीगढ़ की पीजीटी टीजीटी वैकेंसीज के लिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने भारतेंदु युग पढ़ा है और हमने द्विवेदी युग पढ़ा है। अगर आप लोगों ने वे क्लासेस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले उन क्लासेस को देखना, क्योंकि उनसे आपको क्लैरिटी होगी और समझ में भी आएगा। आज हमारी ये क्लास है छायावादी युग की, क्योंकि आप जानते हैं आधुनिक काल में कई सारे पार्ट्स हैं और आधुनिक काल ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो उसमें भारतेंदु युग हो गया, हमारा द्विवेदी युग हो गया, अब है छायावादी युग और उसकी कवि और उन सबकी रचनाएं, जिसमें आप जानते हैं ना, जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और महादेवी वर्मा है। ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। सिर्फ हम टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बहुत ज्यादा पढ़ना मैटर नहीं करता, सिर्फ एग्जाम से जो रिलेटेड है, एग्जाम में जहां से पूछा जाता है, अगर उन चीजों को पढ़ेंगे तो हम सक्सेस के ज्यादा नजदीक पहुंचेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हमारे क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, छायावादी युग आप जानते ही हैं, छा या वा दी, छायावादी, ये हमारे चार हैं। तो पंत हैं, सुमित्रानंदन पंत हो गए हमारे, जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और महादेवी वर्मा है। आप सब इनको बहुत अच्छे से जानते हैं और इन्हीं पर हमारे छायावादी रचनाएं सारी बनी हुई है। तो छायावाद का समय कब से कब तक है? 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक माना गया है। हिंदी में सबसे पहले, देखिए स्टूडेंट, एक यहाँ पे बात आती है, सबसे पहले कौन किसको क्या बोलता है, ये वाली चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हिंदी में सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 में हिंदी में छायावाद, ये याद रखना, मुकुटधर पांडे का है हिंदी में छायावाद, 1920 में 4 किस्तों में एक लेख लिखा था। मतलब सीधा पूछ सकता है, हिंदी में छायावाद किसकी रचना है? तो ये मुकुटधर पांडे की है। और सबसे पहले इन्होंने, मुकुटधर पांडे ने छायावाद का शब्द का प्रयोग किया 1920 में। दो चीज आपको ध्यान में रखनी है, मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगता स्वीकार किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। सन 1920 में सुशील कुमार ने सरस्वती में ही हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया था। ये भी एक बात है, लेकिन आप इसको ध्यान में रखिएगा, मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं देखिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। रामचंद्र शुक्ल का ध्यान में रखेंगे आप। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में। देखिए, यहाँ से इनकी जो व्याख्या है ये एग्जाम में नहीं आएगी, डायरेक्ट एक कोटेशन देंगे और 4 राइटर देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये वाली पंक्तियां किसने बोली हैं, ठीक है? या राइटर देकर के कोटेशन भी पूछ सकते हैं कि कौन सी कोटेशन इस राइटर की है। छायावाद शब्द का रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद को 2 शब्दों में जोड़ रहे हैं। सबसे पहले रहस्यवाद के, रहस्यवाद आप जानते हैं ना, जो अपने रहस्य के बारे में, जैसे जो बहुत डीप सी बात करता है, रहस्यवाद के बारे में बात करता है। इसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन मानकर, रहस्यवाद का मीन्स क्या है? जो अनंत है, अज्ञात है, जिसका हमें कोई पता नहीं है, जिसके रहस्य के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, उसका आश्रय लेकर के बहुत ही चित्रमय भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। कोई चित्र बना करके, उपमा जैसे उपमान उपमेय दे करके चित्र बना करके व्यंजना करता है, वो रहस्यवाद बताते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और दूसरा प्रयोग मानते हैं काव्य शैली, एक पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में, कि एक शैली बनी हुई है, काव्य काव्य की शैली बनी हुई है, वही छायावाद है। एक काव्य की शैली बन गई है और एक रहस्यवाद है जिसमें अज्ञात है, अनजान प्रियतम है, उसकी चित्रमय भाषा के रूप में उन्होंने छायावाद को माना है। इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, आप इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। कि सबसे छोटे से छोटे सूक्ष्म बिंदु का भी उन्होंने अभिलेख किया है, लेकिन उनमें प्राकृतिक सौंदर्यता बहुत ज्यादा है, इसलिए आध्यात्मिकता की तरफ उनका रुझान गया है, ऐसा मानते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। जयशंकर प्रसाद इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ चुकी है। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगती है, कि जो इंसान की अंदर से वेदनाएं उठती हैं, है ना, कुछ दुख है उनको या तकलीफ होती है, तो अपने मन से कुछ बना लेता है, तो वेदना के आधार पर खुद की ही अनुभूति अभिव्यक्त होने लगती है, और हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया है। ये काफी बार एग्जाम में आ चुका, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवर्ती छायावाद की विशेषताएं हैं। ध्वनियों का, लक्षणों का वर्णन है, सौंदर्यात्मक प्रतीक भी हैं, प्रतीक, बिंब, ये सारी चीजें छायावाद में आप देखेंगे। और किसी ना किसी चीज को सहारा लेकर के, किसी को चित्र में प्रदान करके ही रहस्यवाद छायावाद में प्रस्तुत किया गया है।
महादेवी वर्मा इंपॉर्टेंट है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच मतलब प्रकृति को इन लोगों ने अपना केंद्र माना है और उसमें जीवन की एक व्याख्या उद्गीत करना है, किसी चीज को प्रस्तुत करना है, वो छायावाद है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है कि सबके लिए ही काम कर रहे हैं, सबके लिए ही बोल रहे हैं। ये सारी चीजें कौन कहती है? महादेवी वर्मा। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, नगेंद्र कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यहाँ पर क्या है? सूक्ष्म है, लेकिन आगे कुछ बहुत लंबा आध्यात्मिक आए तो नंद दुलारे वाजपेयी हैं। लेकिन स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कौन कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार भावनात्मक दृष्टिकोण है। मतलब इन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को भी लेकर के यहाँ पर रचनाएं रची हैं, ये अपनी बात सबके सामने रखी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। अभी ध्यान में रखना, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कौन मानते हैं? नगेंद्र मानते हैं। लेकिन छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं मानते, ये कौन मानते हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा। ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट, दोनों कोटेशन काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ चुके हैं ये वाले। ये क्या कहते हैं? ये थोड़ी नैतिकता है, मतलब दिखावा है, रूढ़िवादिता है, जो परंपरागत ट्रेडिशनल आ गए हैं, सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। यहाँ पर क्या है? जो समाज में चीजें हैं, रूढ़िवादिता है, सामंतवादिता, दिखावा है, उन सब के प्रति विद्रोह किया गया है। किसने? छायावाद ने। लेकिन यह विद्रोह मध्यम वर्ग के तत्वाधान से हुआ है। जो मध्यम वर्ग है, उनके जो मध्यम क्लास वर्ग है, उनके ही आधार पर हुआ है, इसलिए उनके साथ मध्यवर्गीय असंगति है, पराजय है और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। ऐसा कौन मानते हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा। जो ये विशेषताएं हैं ना स्टूडेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं, प्लीज आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, एक कीवर्ड बना लीजिए अपने अपने अकॉर्डिंग, कॉपी में थोड़ा सा ऊपर नोट डाउन कर लीजिए, टाइम टू टाइम इसको रिवाइज कीजिए। डॉक्टर रामविलास कहते डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है। कि एक उसमें राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति होती है, लोग अपनी स्वतंत्रता की बात करते हैं, व्यक्तिगतता पर बात होती है, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहते हैं, और दूसरी ओर पराधीनता से भी, जो ब्रिटिश का उसमें शासन था हमारे ऊपर, उससे भी हम मुक्ति चाहते हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है और पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं व्यक्तिगता की बात आती है, स्वतंत्रता की बात आती है, अभिव्यक्ति की बात आती है, ये सारी चीजें मिलकर छायावाद को प्रस्तुत करती हैं। और द्विवेदी युग के बाद 1918 से 1936 ईस्वी में इसका समय रहता है और 4 मुख्यतः कवि माने गए हैं। अभी देखेंगे हम छायावाद के प्रवर्तक कौन है और प्रस्तुता कौन है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं? ध्यान में रखिएगा आप, रामचंद्र शुक्ल मानते हैं मैथिली शरण गुप्त को और मुकुटधर पांडे को। मैथिली शरण गुप्त तो नहीं कह सकते हम, लेकिन मुकुटधर पांडे हमने भी पढ़ा है, ये पत्रिका भी आती है इनकी, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी सुमित्रानंदन पंत को मानते हैं। प्रभाकर माचवे माखनलाल चतुर्वेदी को इसका प्रवर्तक मानते हैं छायावाद का। और इलाचंद्र जोशी और अन्य विद्वान जयशंकर प्रसाद को मानते हैं छायावाद का प्रवर्तक। तो ये सारी चीजें अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन फिर भी आप रामचंद्र शुक्ल को आप ध्यान में रख सकते हैं। छायावादी कवियों के बारे में बात करेंगे तो चतुष्टय बोला, चतुष्टय में 4 होते हैं, जैसे हमारे जयशंकर प्रसाद आते हैं, सुमित्रानंदन पंत आते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आते हैं, महादेवी वर्मा आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, छायावाद के 4 कवि में से कौन सा कवि नहीं है? यहाँ पर प्रसाद दे देंगे, पंत दे देंगे, वर्मा दे देंगे और कोई और कवि दे देंगे। जैसे आप उसको महावीर प्रसाद द्विवेदी दे दिया या श्रीधर पाठक दे दिया तो नहीं है पूछा है, तो जो आपके द्विवेदी युग के कवि हैं उनको भी आप ध्यान में रखेंगे तो इजिली आप इसे फाइंड आउट करेंगे, नहीं पेपर में कंफ्यूजन बनता है। छायावाद की बृहत्तरी होता है जिसका बहुत बड़ा वो होता है, रचनाएं हैं या अपने आप में बहुत सी चीजें लिखी जाती हैं, उसको ब्रह्मा विष्णु महेश बोला है। ब्रह्मा किसको कहते हैं? जयशंकर प्रसाद को। विष्णु किसको कहते हैं? सुमित्रानंद पंत को। और महेश किसको कहते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। ये बृहत्तरी ऐसे ऐसे नाम देते हैं सभी अपने अपने अकॉर्डिंग, तो ये वाली चीजें ध्यान में रखिएगा। और लघुत्री होता है जिसमें छोटी रचनाएं वगैरह रखी गई हैं, जैसे महादेवी वर्मा है, रामकुमार वर्मा है और भगवती चरण वर्मा है। सारे वर्मा है ना, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, ये वाली बातें सभी इसमें आती हैं। अभी हम पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट, इसको स्टार मार्क भी हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी रचनाएं तो हमेशा आती ही आती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनका जन्म काल भी आपको ध्यान में रखना है, सीधा जन्म काल भी पूछ सकते हैं। रचनाओं की जो
प्रकाशन ईयर है वो भी पूछ सकते हैं। तो 1889 ईस्वी से 1937 में। माता पिता देवी प्रसाद मुनि देवी, बाल्य में झारखंडी कलाधर, ध्यान में रखिएगा उपनाम है इसका, और गुरु इनका मोहिनी लाल है। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां देखिएगा। उर्वशी 1909 इंपोर्टेंट है ये। 1 मिलियन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, सोखोच्छ्वास 1910, बभ्रू वाहन, वभ्रू, ये वभ्रू 1911, कानन कुसुम इंपोर्टेंट है। प्रेम पथिक भी इनका इंपोर्टेंट है। महाराणा का महत्व इंपोर्टेंट है। चित्राधार 1918 इंपोर्टेंट है। झरना मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में। आंसू मोस्ट इंपोर्टेंट है। लहर मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कामायन। देखिए ये वाली जो चीजें हैं ना, झरना, आंसू, लहर, कामायन, इनको स्टार मार्क कर लीजिए। जितने भी आपको स्टार देने दे दीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं बहुत बार। इनसे सीरीज से ही, मोस्टली सीरीज से ही क्वेश्चन आता है, या ये रचनाएं दे करके एक किसी और की रचना महादेव वर्मा की डाल देंगे और पूछ लेंगे इसमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट, और कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं। अगर आप सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, टू द पॉइंट बातें कर रहे हैं, तो एग्जाम काफी अच्छा जाएगा आपका, बहुत अच्छे आप पढ़ पाओगे। अगर बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आप पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे तो। झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935 इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक है, जो 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित होती है। तो कलाधर इनका बचपन का नाम होता है, बाल्यकाल का नाम होता है। जैसे हम सबके नाम होते हैं ना, बचपन में कुछ भी रख देते हैं, ऐसे ही। तो सावन पंचक है 1906 में। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता की बात करते हैं तो प्रथम प्रभात है, ये भी याद रखिएगा। ये छायावादी कविता है, और ये इनकी कलाधर उपनाम से सावन पंचक है। और प्रथम प्रभात छायावादी है, और 1918 में प्रकाशित हुई है, जो झरना में संकलित है। झरना इनका 1918 में है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तककार जो पुस्तक बनी है वो उर्वशी है, और ये चंपू काव्य, ध्यान में रखिएगा, बहुत बार आ चुका है। उर्वशी इनका चंपू काव्य है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य क्या है? कानन कुसुम है। कानन कुसुम इनका है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान में रखिएगा। छायावाद की प्रथम रचना इनकी झरना है, 1918 में है। इसको छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है। जयशंकर प्रसाद का आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य, ध्यान में रखिएगा, विरह प्रधान है और 133 छंद है, और इसको हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये वाली लाइन बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो प्लीज कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं तो कॉपी पेन लेकर के छोटे कीवर्ड्स नोट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम में सिर्फ रिवीजन रहेगा, इतना खोल के कोई नहीं बैठने वाला। अभी हम बात करें जयशंकर प्रसाद की कामायनी की, मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट, ये हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है, और कामायनी से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाता है हमें देखने को। इसमें सर्ग होते हैं 15, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। 15 सर्ग हैं। रस कौन सा है? शांत रस है। दर्शन क्या है? समरसतावाद है, आनंदवाद है। मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? मनु है, श्रद्धा है, ईड़ा है, और कुमार है। और छंद कौन सा है इसका? तांडव छंद है। ये वाली चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इस पेज को आप स्टार दे दीजिएगा, है ना, क्योंकि एग्जाम में आता है। अभी इसके सर्ग में स्टूडेंट ध्यान में रखना है, नेट में तो यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है, सारी चीजें इंटरलेटेड होती हैं। अगर आप टीचिंग की बात कर रहे हैं तो सारी चीजें सेम सेम होती है, थोड़ा माइनर सा ही चेंज होता है, नहीं चीजें सारी सेम रहती हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये 15 सर्ग है स्टूडेंट, आपको सीरीज से भी आप इसे याद रख सकते हैं, नहीं तो नेट जो आपके टीचिंग एग्जाम्स है उसमें सर का सीरीज नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछ सकते हैं इसमें कौन सा सर्ग है और कौन सा नहीं। अगर आपको मेरी स्पीड ज्यादा लग रही है तो वीडियो को पॉज करके भी आप इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं। प्रतीक पूछे जाते हैं कई बार। मन होता है मनु का, जो इसमें पात्र है कामायनी का। हृदय होती है श्रद्धा, जो इसका पात्र है। ये सारे कामायनी के पात्र हैं, ये सारे कामायनी के पात्र हैं, कामायनी के पात्र हैं। बुद्धि होती है हमारी ईड़ा, और मानव है कुमार। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा, इंपोर्टेंट है। किसने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है? आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने। महाप्राण श्रीकांत त्रिपाठी निराला का संक्षिप्त जीवन वृत्त देखिए जयशंकर प्रसाद स्टूडेंट, हर बार कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आता है, उसको स्किप नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है। उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे निराला जी हैं। इनका जन्म 1899 ईस्वी में होता है। महिषादल स्थान है। पिता राम सहाय त्रिपाठी हैं, पत्नी मनोहरा देवी हैं, पुत्री इनकी सरोज है। अब इनकी कृतियों पर हम बात करते हैं। अनामिका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत बार आ चुकी है। प्रेमल मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका इंपॉर्टेंट है 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अनीमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946 इंपॉर्टेंट है, अर्चना 1950, आराधना 1953 भी इंपॉर्टेंट है इसकी, गीत गुंज 1954 और सांदे काकली 1969 ईस्वी में है। ये इनकी रचनाएं जो ऊपर वाली हैं 4 हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936 ध्यान में रखिएगा। अभी इसके काव्य संसार में प्रथम और अंतिम ये तथ्य भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रथम है इनकी अनामिका 1923 ईस्वी में है, अंतिम है सांदे काकली 1969 में है। और प्रथम कविता की बात करें तो जूही की कली बहुत बार इंपॉर्टेंट है, याद रखिए एग्जाम में आ चुकी है, आपके केवीएनवी स्टेट में बहुत आती है। अंतिम कविता है पत्र उत्कंठित जीवन का विष बूझा हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीजें एग्जाम में आती हैं। निरालाकृत अनामिका और परिमल में संकलित कुछ रचनाएं हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। अनामिका है 1938 में, सम्राट एडवर्ड के प्रति रोज स्मृति 1935 है, प्रेयसी है राम की शक्ति पूजा 1936 में है, रेखा, तोड़ती पत्थर और सच्चाई, ये सारी चीजें अनामिका में आती हैं। परिमल में आएगा अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग और भिक्षुक, ये वाली रचनाएं परिमल में आती हैं। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना गया है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रब्बर या केंचुआ छंद भी कहते हैं। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। कवित्व को क्या कहा है? हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। स्टूडेंट यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट ये कोटेशन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए, ये बातें किसने कही हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने परिमल की भूमिका में लिखी है, याद रखिएगा। निरालाकृत सरोज स्मृति को हिंदी का सबसे और प्रथम शोकगीत माना जाता है। निरालाकृत राम की जो शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण है, ये एडिशनल नॉलेज है। निराला का जो तुलसीदास 100 छंदों में रचित एक खंडकाव्य है। निराला ओज, उदात्य और विद्रोह के कवि है, ध्यान रखिएगा, ओज, उदात्य, विद्रोह के कवि रहे हैं। इनकी रचनाओं में ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला में है, कि बहुत सी चीजों को एक साथ लेकर के चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये वाली लाइन बहुत बार है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। बहुवस्तु स्पर्शिनी निराला में आपको देखने को मिलती है। अब है हमारे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत, उनका जीवन हम देखेंगे। 1900 ईस्वी में देखिए, 1889 में जयशंकर प्रसाद है, 1899 में हमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, 1900 में हमारे सुमित्रानंदन पंत है। जैसी सीरीज है वैसे ही ये सब चीजें चली हुई हैं। जन्म है कोशानेन कालमोड़ा में, बाल्य नाम है उनका गुसाई दत्त। प्रथम कविता इनका गिरजे का घंटा 1916 में, इंपोर्टेंट है गिरजे का घंटा। सुमित्रानंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा, ये इंपोर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ पर भी हम स्टार मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। छायावादी है उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920 इंपोर्टेंट है उच्छ्वास इनका, ग्रंथि इनकी इंपोर्टेंट है 1920 में, वीणा 1927, पल्लव मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट, पल्लव इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, गुंजन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आती है ये वाली, पल्लव 1928, गुंजन 1932। प्रगतिवादी कौन सी? युगांत 1936 इंपोर्टेंट है, युगवानी 1939 इंपोर्टेंट है, ग्राम्यन की इंपोर्टेंट है 1940, अंतश्चेतनावादी सवर्ण किरण 1947, सवर्ण धूलि 1947, युगपथ 1949। नव मानवतावादी उत्तरा इंपोर्टेंट है इनकी 1949, कला और बूढ़ा चांद काफी इंपोर्टेंट है, इस पे इनको सम्मान भी मिला हुआ है 1959। अतिमा 1955, लोकायतन 1964 और चिदम्बरा, लोकायतन भी इनकी इंपोर्टेंट है और चिदम्बरा पर भी इनको सम्मान मिला हुआ है, ये भी इंपोर्टेंट है। सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी कविता रचना है उच्छ्वास और अंतिम रचना है गुंजन। सुमित्रानंद पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा, काफी इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया आपका। सुमित्रानंदन की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदम्बरा शीर्षक से है और इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कहाँ किस रचना पर मिला हुआ है? इनको चिदम्बरा पर मिला हुआ है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। सुमित्रानंदन कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र माना, इंपोर्टेंट है, छायावाद का घोषणा पत्र सुमित्रानंदन पंत की रचना पल्लव की भूमिका को माना है। सुमित्रानंद पंत मूल रूप में अरविंद दर्शन से प्रभावित है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं हमारी महादेवी वर्मा पर, ये यहाँ से भी एग्जाम बहुत क्वेश्चन पूछता है। महादेवी वर्मा का जन्म होता है 1907 ईस्वी में, फर्रुखाबाद में। पिता है गोविंद प्रसाद, उपाधि आधुनिक युग की मीरा इनको कहा गया, इंपोर्टेंट है ये। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। महादेवी की महत्वपूर्ण जो काव्य कृतियां हैं वो निम्न प्रकार से हैं। निहार है मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट, स्टार मार्क कर दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये इनकी 1930 ईस्वी में।
रश्मि मोस्ट इम्पोर्टेंट 1932 में, निर्जा 1935 में, सांध्य गीत 1936 में, यामा, इनकी सारी रचनाएं आपको याद करनी पड़ेंगी 1940 में, दीपशिखा 1942 और सतपर्णा 1960 में। देखिए, निहार 1930, रश्मि 1932, निहार 1930, रश्मि 1932, निर्जा 1935, सांध्य गीत 1936, ये तो करनी ही करनी है। यामा 1940, दीपशिखा 1942, सतपर्णा 1960। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो चारों हैं छायावादी, इतने इंपॉर्टेंट हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, यूजीसी नेट से लेकर के टीजीटी लेवल का कोई एग्जाम उठा लीजिएगा आप, उसमें आपको ये रचनाएं देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने उस समय राष्ट्रीयवाद की बात की है, रहस्यवादिता की बात की है, अभिव्यक्ति की बात की है, व्यक्तिगतता की बात की है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे समाज से जुड़ी हुई हैं और इनको जानना हमारे लिए आवश्यक है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। महादेवी वर्मा की जो यामा है उसमें क्या क्या है? निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन है। यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, इंपॉर्टेंट है। जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो इनको यामा कृति पर मिला हुआ है। चिदम्बरा पर स्मितानंद पंत को मिला हुआ है। महादेवी वर्मा की सतपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद संकलित है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने महादेवी का जो प्रथम काव्य संकलन निहार है उसकी भूमिका 1930 ईस्वी में लिखी है, याद रखिएगा। महादेवी वर्मा की ब्रिज भाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन 1984 में है, प्रथम आयाम शीर्षक से है। महादेवी को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका सबसे प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं सिलेबस ज्यादा है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कहती हूँ सिर्फ टू द पॉइंट पढ़िए, एग्जाम के इंपॉर्टेंट पढ़िए, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। ऐसे पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आपको चीजें याद हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम टाइम तक इतना सबके माइंड अलग अलग है, सबका माइंड का पिक्सल अलग अलग होता है, तो वो सारी चीजें वेरी करती हैं। अगर आप टू द पॉइंट ही पढ़ रहे हैं, समझ के पढ़ रहे हैं, प्लस आप एमसीक्यूज वगैरह लगा रहे हैं, तो आपकी समझ अदर स्टूडेंट से अच्छी रहेगी। नहीं पढ़ने को तो सब पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना कौन बुरा बताता है, लेकिन आप किसी एग्जाम ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं तो आपको टू द पॉइंट ही पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आप पढ़ के देख लीजिए, लास्ट में समझेंगे अरे ये चीज तो मैंने पढ़ी थी। लेकिन एग्जाम जो जिसको आपको गाइडेंस मिल रहा है प्रॉपर, अगर आपको सारी चीजें मिल रही हैं, मटेरियल आपके पास है, तो आप पढ़िए। अभी ये छायावाद के कुछ अन्य कवि हैं जहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। उदय शंकर भट्ट है, 1898 में इनका बर्थ होता है। राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना। इसमें ये जो मानसी है ना, ये बहुत बार पूछी गई है, इसकी इंपॉर्टेंट मानसी याद कर लीजिएगा। अमृत और विष भी है, एक अमृतलाल नागर की भी है अमृत और विष 1966 ईस्वी में, लेकिन यहाँ पर ये छायावाद कवि की बात करेंगे, उदय शंकर भट्ट की है। मोहनलाल महतो भी होगी 1899 ईस्वी में, निर्माल्या इनकी बहुत बार पूछी जा चुकी है 1926 में। एक तारा, कल्पना 1935 ईस्वी में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1905 में इनका बर्थ होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनका बर्थ इसमें छायावाद में देकर पूछ सकते हैं बर्थ के अकॉर्डिंग। रूप राशि 1931, निशीत, चित्ररेखा 1935, आकाशगंगा। तो इनकी जो चित्ररेखा निशीत है, रूप राशि, चित्ररेखा, ये पूछी ही जाती है मोस्टली। गोपाल सिंह नेपाली 1913 में है। पंछी, रागिनी, उमंग, इनकी नहीं आई अभी तक। तो आरसी प्रसाद की 1911 में बर्थ होता है। कलापी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट एग्जाम में पूछी गई है 1938। संचेता भी 1942। जीवन और यौवन भी पूछा गया है। नई दिशा 1944। पांच जन्य और प्रेम गीत, ये इन सब की रचनाएं हैं। ये इतना नहीं है, एक दो देख लीजिएगा इनमें से। फिर है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि, कुछ कवि और हैं जिसमें राष्ट्रीयता की झलक हमें दिखती है। सांस्कृतिक धारा के कवि हैं जैसे माखनलाल चतुर्वेदी, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1889 में जो जयशंकर प्रसाद है उसमें ये बर्थ होता है। हिम केरेटनी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है इनकी 1943 में। हिम तरंगिनी 1949 में इंपॉर्टेंट है। माता 1951 में। समर्पण 1956 में। ये किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। श्याराम शरणगुप्त 1895। मौर्य विजय 1914 पूछा गया, इनका इंपॉर्टेंट है। अनाथ 1917 में है। दुर्गादल 1924 में है। विषाद 1925 में है। आर्द्रा 1927 में है। आत्मोत्सर्ग 1931 में है। पाथेय 1933 में है। मृणमयी 1936 में है। बापू 1937 में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। उन्मत्त 1940। दैनिकी इंपॉर्टेंट है इनकी, दैनिकी 1942। नकुल 1946 में। तो श्याराम शरणगुप्त से भी बहुत रचनाएं पूछी जाती है। मौर्य विजय है इनकी, इनकी विषाद है, इनकी पाथेय है, बापू है, दैनिकी है, ये पूछी गई है, एग्जाम में ध्यान में रखिएगा। बाल कृष्ण शर्मा नवीन 1897 में इनका बर्थ होता है। और कुमकुम 1949। रश्मि रेखा, अपलक, कवासी, हम विश्वाई जन के, विनोवा सत्वन और उर्मिला, ये है हमारी बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं। सुभद्रा कुमारी चौहान इंपॉर्टेंट है, 1905 में इनका बर्थ होता है। त्रिधारा
और मुकुल, दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मुकुल का प्रकाशन 1931 है। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद 1907 में बर्थ होता है। जीवन संगीत 1940 और नवयुवक के गान, इनकी ये रचनाएं हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता है कैदी कोकिला पुष्प की अभिलाषा, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों रचनाएं ध्यान में रखिएगा। कैदी और कोकिला पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। कई बार हमें लगता है कि मैथिली शरण गुप्त के हैं ये, है ना, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, लेकिन नहीं, कैदी और कोकिला पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। सियाराम शरणगुप्त राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त के अनुज थे। सियाराम शरणगुप्त की प्रथम कविता इंदु सन 1910 में प्रकाशित होती है। बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से कविता लिखते थे। इनका प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। झांसी की रानी इंपोर्टेंट है। झंडे की इज्जत, स्वदेश के प्रति और जलियांवाला बाग, ये सारी चीजें सुभद्रा कुमारी चौहान की है। कुछ कवि हमारे प्रेम और मस्ती के भी रहे हैं छायावाद में, जैसे भगवती चरण शर्मा है, 1903 में इनका बर्थ होता है। मधुकर्ण इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, 1932। प्रेम संगीत 1937, मानव 1940 और एक दिन। हरिवंश राय बच्चन, स्टार मार्क कर लीजिए स्टूडेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में होता है। मधुशाला मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है इनकी, मोस्ट इंपोर्टेंट। मधुशाला, मधुबाला इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। मधु कलश इंपोर्टेंट है 1937 में। निशान निमंत्रण ऑल्सो इंपोर्टेंट 1938 में। एकांत संगीत 1939 में। आकुल अंतर 1943। सतरंगनी 1945। बंगाल का अकाल 1946। हलाहल 1946। खादी के फूल भी इनकी पूछी गई है 1948 और मिलन यामिनी 1950। देखिए हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं भी बहुत बार पूछी गई हैं। मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937 सीरीज से पूछी जाती है, सीरीज से भी या इधर उधर भी कोई बता देते हैं कि इसका है उसका है। निशान निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943, सतरंगिनी 1945, बंगाल का अकाल 1946, हलाहल 1946 और खादी के फूल। हरिकृष्ण प्रेमी 1908 में है। अग्निगान इंपोर्टेंट है, इनका इंपोर्टेंट है। वंदना के बोल, आंखों में, अनंत के पथ पर। नरेंद्र शर्मा 1913 में बर्थ होता है। प्रभात फेरी 1938 इंपोर्टेंट है। प्रवासी के गीत इंपोर्टेंट है 1938। पलासवन 1939, मिट्टी और फूल 1942, कामिनी, हंसमाला 1946, रक्तचंदन 1949 और अग्निशस्त्र 1951, ये सारी रचनाएं नरेंद्र शर्मा की हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल अंचल भी इंपोर्टेंट है, 1915 में बर्थ होता है। मधुलिका 1938 इंपोर्टेंट है। अपराजिता 1939, किरण बेला 1941, करील 1942, लाल चुनर 1944 और वसंत के बादल भी इंपोर्टेंट है। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक, ध्यान में रखिएगा, हालावाद का प्रवर्तक किसे कहा गया है? हरिवंश राय बच्चन को। और इस पर उमर खयाम का प्रभाव ज्यादा पड़ा है। बच्चन जी को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी में मार्शलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। ये सारी चीजें आपको पढ़कर जानी है। कुछ अलग चीज भी जान लेते हैं। छायावादी कवि चतुष्मिक चार होते हैं, इनके दर्शन होते हैं, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है और चंडीगढ़ में तो पूछेंगे ही पूछेंगे। जयशंकर प्रसाद है, कौन सा दर्शन है? शैव दर्शन है ना, शैव की जय, जय की शैव, शिवजी महाराज की जय, ऐसे। निराला को अद्वैत वेदांत, निराले अद्वितीय होते हैं ना, थोड़ा सा मिसमैच कर लीजिएगा, अपने माइंड को भी चलाइएगा। सुमित्रानंद पंत का अरविंद दर्शन है, अरविंद दर्शन है, अरविंद ऐसे डॉट लगाओगे तो इसमें भी डॉट है नंदन पंत में। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन, ये आपको पता ही है। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित कुछ रचनाएं लिखी हैं, जैसे कुकुर मुत्ता इंपोर्टेंट है, इनकी गर्म पकौड़ी है, मास्को डायलॉग्स है और नए पत्ते, कुछ रचनाएं हैं, ये आपको पढ़कर जानी है। अब चलिए इनकी कुछ पंक्तियां हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक पंक्ति कहीं ना कहीं से तो आएगी, पंक्ति तो एक आनी आनी है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा। अभी जयशंकर प्रसाद की आंसू है, बांधा था विद्यु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। देखिए ये इनसे आपसे इनके अंदर की बातें नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट पंक्ति देंगे और पूछेंगे किस राइटर की है, ठीक है। तो ये इनकी है, आंसू की है, जयशंकर प्रसाद की, बहुत बार इंपोर्टेंट है, पूछी गई एग्जाम में। विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे हैं, हंस ने पर सुख किए फिर क्यों चुगने के मुक्ता ऐसे। झंकार झकोर गर्जन है, बिजली है नीरदमाला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। ये आपके अलंकारों में भी दिया गया। अभी है लहर से, उठ उठ गिर गिर फिर आती, नर्तित पद चिन्ह बना जाती, सिकता की रेखाएं उभार भर जाती अपनी तरल सिहा। तुम कौन हो और मैं क्या, इसमें क्या है धरा सुनो, मानस जल्दी रहे चिर चुमित, मेरे क्षितिज उदार बनो।
ले चल वहां बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनीरे। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कामायनी से क्या है? ओ चिंता की पहली रेखा अरि विशो बन की व्याली, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मतवाली। बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरि पाप है तू जा, चल जा यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। ये कामायनी से ध्यान में रखिएगा। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा से, ऐसे क्षण अंधकार घर में जैसे विद्युत जागे पृथ्वी तनया कुमारी का छुई अच्युत। ये आप वीडियो को पोज करके पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट कोटेशन दी जाएगी, कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, लक शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खींच गए ध्रुवों में सीता के राम में नयन, कांपते हुए किसले झरते पराग समुदाय, गाते खग नव जीवन परिचय, तरु मलय वलय ज्योति प्रपात स्वर्गीय, ज्ञात छवि प्रथम सविय जानकी नयन कमनीय, प्रथम कंपन तुरीय। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा किया है शोध। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं। अब सरोज स्मृति उनकी बेटी से के ऊपर भी रचना लिखी है। अशब्द अधरों का सुना भास, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। अब स्मृतानंद पंत की, छोड़ दुर्मोह की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दू लोचन, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी पाया तूने। यह गाना इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। अरुण अधरों की, पल्लव प्रात मोतियों सा हिलता हिमहास, महादेवी वर्मा, मैं नीर भरी दुख की बदली परिचय, इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। में मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। पर शेष नहीं होगी है मेरे प्राणों की कीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम्हें ढूंढूंगी पीड़ा, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग, क्या पूजा क्या अर्चन रे उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण, प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ, बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागनी भी। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा छायावादी युग। मैं थोड़ी सी उम्मीद कर सकती हूँ कि आप कुछ कुछ समझे होंगे, पहले से थोड़ा सा बेटर कर पाए होंगे। मुझे पता आपको इन सब चीजों के बारे में पता है, लेकिन फिर भी एज ए गाइडर एज ए टीचर हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। हम भी एक लर्नर हैं आपके जैसे, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं और अच्छी समझ बना रहे हैं। तो आप भी पढ़िए, हमसे जुड़िए। जो भी चंडीगढ़ में पीजीटी टीजीटी हिंदी की प्रिपरेशन कर रहा है वो हमसे जुड़ सकता है और अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है। तो इन वीडियो को देखिएगा आप, और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी कुछ जो अलग जो वीडियो बनेगी वो आपको टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बेस्ट विशेष, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और पढ़िए और आगे बढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।